हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है जायसवाल फैमिली ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो आ गए हैं हम नए पड़ाव पे और मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज का ब्लॉग और आज की जो मेरी बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंतज़ार भी था इस ब्लॉग का कि मैं ये ब्लॉग कब डालूंगी। और मैं भी जल्दी जल्दी से करके अपनी डेली ब्लॉगिंग पे आना चाहती हूँ। बहुत जल्दी आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो अभी तक जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आवाज़ आ रही जो है उसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि घर में काम चल रहा है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, 10 बज रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। आप सबको बहुत इंतज़ार था। तो फिलहाल जो मेरे पास था, जो मेरी कहानी थी, जो मेरी आप बीती थी, वो मैंने आप सबको सब बता दिया। क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था। सबके मन में जहन में सवाल था हमेशा कि क्या कुछ है अलका की लाइफ, अलका की लाइफ, अलका की लाइफ। तो अब खुली किताब है, सब कोई जान चुका है क्या है कुछ। अब देखिए, कहते हैं ना कि इस दुनिया में 10 तरह के लोग हैं, 10 तरह की बातें होंगी, 10 तरह के मुंह का, लेकिन जानता सिर्फ वही इसके ऊपर आप बीतती है। उसके अलावा और कोई उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता। दुनिया में 10 तरह के लोग टिप्पणी भी करेंगे, उस पर सवाल भी उठाएंगे, उस पर जवाब भी करेंगे। तो मेरा काम नहीं है कि मैं सबके सवालों का जवाब दूँ, और मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि मैं सबके सवालों का जवाब दूँ। जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी वो मेरे साथ हैं। जब भी कुछ लगेगा ऐसा कि मैं यहाँ पे, और दूसरी बात, मैं सोशल मीडिया पे किसी को प्रूफ देने के लिए नहीं बैठी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूँ, आज लास्ट टाइम मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे किसी को प्रूफ देने के लिए नहीं बैठी हूँ। यहाँ पे कोई मेरी लाइबिलिटी नहीं है कि मैं किसी को प्रूफ दूंगी। मैं वही बताऊंगी जो यहाँ पे। और मैं अभी कल सोच रही थी रात में कि यार सोशल मीडिया पे बैठ के लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं उतना ही आंसर करूंगी जितना मुझे सही लगता है। मैं किसी के कहने पे खुद को प्रूफ नहीं करूंगी। जो मेरी बातें हैं मैं सोशल मीडिया पे बैठ करके अगर बोल रही हूँ तो 100% 100% सच होंगी, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के कोई झूठ नहीं बोलेगा। दूसरी बात है, मैं आज से किसी भी बातों को प्रूफ नहीं करूंगी। जिसको जो बोलना है, जो बकना है, जो रूमर फैलाना है वो फैलाए। जो मेरी असलियत है, जो मेरी सच्चाई है, मैंने आप सब तक पहुंचा दी है। चलिए अब शुरू करते हैं। एक बहुत ही बुरा दौर मेरे जीवन से गुजरा महज छोटी सी उम्र में। और छोटी सी उम्र में इसको पार कर पाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। कहते हैं ना कि अकेले बहुत लड़ी, बहुत संघर्ष की, सक्सेस भी हुई। उसके बाद से एक दिन क्या हुआ, आप सब लोग के मन में सवाल था कि अभी दूसरी शादी का निर्णय कहाँ से आया। तो दूसरी शादी का निर्णय आया एक दिन ऐसे ही मैं अपने काम से घर लौटी। तो शाम को मैं, छोटा सा बच्चा प्रणव, बोलना ही सीखा था, अभी उससे ज़्यादा नहीं, बोलना ही आता था सिर्फ उसको थोड़ा मोड़ा। तो वो फर्श पे बैठ करके खेल रहा था कुछ। तो उसको चींटियाँ दिखी तो उसने बहुत तोतली जुबान में बोला कि मेरी शादी की बात तो ऑलरेडी चल रही थी घर में। बहुत मतलब कई बार हुआ था कि शादी करेंगे। जो हमारे आसपास पड़ोस, तो वो लोग भी शादी के ऑफर्स दे रहे थे कि भाई अब शादी कर देना चाहिए इनका, काफ़ी जब तक शादी नहीं होगी तब तक वो परेशान करना छोड़ेगा नहीं। उसके बाद से फिर चीज़ें यही सब चल ही रही थी। अभी तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें का मंथन चल रहा था। तो प्रणव बोला, मम्मी, वो अपनी तोतली जुबान में बोला था, बट मैं आपको अपनी भाषा में बता रही हूँ कि इन चींटियों की फैमिली है तो मेरी फैमिली क्यों नहीं है, मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं है। फिर मैंने कहा कि मुझे इस विषय पर सोचना पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा एक अकेली औरत को बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि अकेले बच्चा लेकर के जीवन सर्वाइव करने का, लेकिन किसी का जीवन जो कम उम्र में ऐसे पड़ाव पे आता है ना, उसका जीवन कभी अकेले नहीं कटता। बहुत ही मुश्किल के साथ जो कटते होंगे ना, वो एक्चुअली में उनके साथ क्या क्या बीतती होगी वो वही जानती होंगी, उनके अलावा कोई भी नहीं जानता होगा। पहली बात तो जो समाज है ना, खोखला समाज, ये खुद ही नहीं जीने देता। अकेली औरत, अगर मैं तो फिर भी बहुत ऐसे रहती थी। बाद में मैं थोड़ा सा मेंटेन करने लगी खुद को, क्योंकि मेरा काम था, मेरा कोचिंग सेंटर चलता था, मेरा सैलून था, मेरा ऑफिस था, बहुत सी चीज़ें मैं काम करती थी। और प्लस मैं बता दूं कि मैं मीडिया से भी जुड़ चुकी थी और मैं मीडिया में आकर के मैं न्यूज़ एंकरिंग का भी काम करने लगी थी। तो कई चीज़ें तो अपने आप को मेंटेन करना पड़ता था। तो कहते ना, लोग इतने गंदे थे। और प्लस वो एक गंदा इंसान जो जुड़ा था वो भी बहुत तरीके के र्यूमर्स फैलाता रहता था, उल्टी सीधी बातें करता रहता था। तो 10 तरह की बातें कोई भी करने लगता है। तो मैंने कहा यार, तो लोगों को मैंने देखा कुछ ऐसे ही, मेरे पास एग्जाम्पल चले थे। मैंने कहा नहीं, ये मैं अपने साथ नहीं होने दूंगी बिल्कुल भी। तो अकेली औरत का एक बिंदी लगाना भी ना बहुत दुश्वार होता है। एक अकेली औरत का लिपस्टिक अगर लगा के लिया थी तो अरे लिपस्टिक लगाई, अकेले रहती है, अरे पिकअप किया है, अरे ऐसे किया, अरे अकेले जा रही है, अकेले, अरे ये कर रही है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। तो सब क्वेश्चन मार्क का एक जवाब था कि भाई जब एक इंसान घटिया निकल गया, उसके साथ मैं जिंदगी बिल्कुल शुरू नहीं कर सकती, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे एक नया पड़ाव करना ही होगा। फिर जब मेरे सामने ऑफर आया, तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सबके मन में सवाल था कि मेरी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो मैं आप लोग को ये बात क्लियर कर दूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं आगे बता ही रही हूँ।
कल बहुत से लोगों ने इसका जवाब दिया था, कुछ ने बोला था लव मैरिज है, कुछ ने बोला था अरेंज मैरिज है, कुछ ने बोला था अरेंज मैरिज है, कुछ ने बोला था लव मैरिज है। मैं आपको बता दूं साफ कि जिंदगी में अगर मुझे लव मैरिज करना होता ना, सच बता रही हूँ, वैसे इंसान से तो शादी कभी जिंदगी में नहीं करती। इतनी भी बुरी नहीं थी कि मुझे कोई अच्छा सा लड़का नहीं मिलता या शादी नहीं होती या प्यार मोहब्बत नहीं होता, बट हमें ना वैसा मौका मिला, ना हमने कभी उस चीज को कभी सोचा। और रही बात है लव मैरिज करने की, तो लव मैरिज कोई बुरी बात नहीं है। जिसका प्यार बहुत लोग के नसीब में होता है, नहीं होता है, वो सारी बात की बातें हैं। लेकिन अगर रही बात लव मैरिज करने की होती ना, तो लव मैरिज करती तो मैं भगवान से बनाती, हे भगवान काश में लव मैरिज कर ली होती तो मेरे साथ ना 2 शादी का ठप्पा नहीं लगता। फिर इंसान लव उसी से करता है जो सब कुछ सेटल होता है, सारा कुछ सही होता है, बंदे को जानता है, परखता है, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेव क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसके बाद शादी होती है। खैर खूबी बातें छोड़ी, जो लिखा था वो हो गया। तो लव मैरिज का तो मेरी जिंदगी में कभी सवाल ही नहीं उठा कि कभी मैं लव मैरिज करती या लव मैरिज होता है कि मैं किस्मत सही नहीं था तभी इस तरीके से हुआ, नहीं तो कभी ना कभी तो हो ही जाता। दूसरी बात है, अब ये लोग कहेंगे कि क्या आपको कभी प्यार ही नहीं हुआ है? तो यार एक बात सुनो, प्यार होना, अट्रैक्शन होना, ये चीजें कहते हैं ना कि बहुत ही टीनेजर्स में होता है। किसी को भी दिखा रहे अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। और प्यार होना और प्यार में डूब के डेटिंग करना ना, वो हमने लाइफ में कभी डेटिंग नहीं करी है। कभी कहते हैं ना कि सामने वाला बंदा एक जेंटलमैन है, नहीं यार बहुत अच्छा इंसान है, उसके मन में एक रिस्पेक्ट आना, एक वो अलग है। डेट करना, बाहर रहना या लिव इन में रहना या वो चीजें बहुत हमारी फैमिली के लिए नेक्स्ट लेवल की है, जो हम लोग कभी नहीं कर सकते थे, पारिवारिक दायरे में बंध के रहते थे। तो फिर जो मेरी ये शादी हुई है, तो मैं आप लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो बता दूं कि कोई लव मैरिज नहीं है। हमारी शादी जस्ट लाइक अरेंज मैरिज ही है, बस पाथ अलग था। क्योंकि हमारा जो है ना, जब शादी का वो हो गया तो हमने मैट्रिमोनियल साइट पे डाल दिया था कि भाई कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो देखा जाएगा। मैट्रिमोनियल साइट पे दो ही ऑप्शन दिखा, जिसमें एक थे, तो एक जो रिश्ता आया था वो रिश्ता रिलेटिव में ही था, और वो रिश्ता देवरिया का था। तो देवरिया के नाम से तो भैया मुझे बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, देवरिया का था। और प्लस वो रिलेटिव में निकल गया लड़का, और वो भी इंजीनियर था लड़का काफी। और जब पता चला कि मेरी ही मतलब पापा के रिलेटिव में थे, और मेरे पापा के मामा जज थे, और उनके घर में ही कोई लड़का था, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगी। तो उनका रिश्ता है, और सेकेंड रिश्ता था मेरे हस्बैंड का। तो जब मेरे हस्बैंड का जब प्रोफाइल देखा गया तो भाई सबको ठीक लगा, बट मेरा ये शर्त था कि मैंने अपने मन में ठाना था कि नहीं, ऐसे नहीं होगी अब। इस शादी पे जब तक मेरे चाचा जी मुहर नहीं लगाएंगे तब तक ये शादी नहीं होगी। तो मैं बता दूं आपको कि मेरे चाचा जी अभी रिटायर हो चुके हैं। वो कर्नल थे, और काफ़ी कहते हैं ना कि मेरे चाचा जी का मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा है। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी। वो ज्योतिषाचार्य भी रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भी बहुत अच्छा उनको रहा है। वो अगर हाथ देकर किसी को बता दे तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल होना ही होना है। तो मेरे चाचा और चाची जी को पास जब ये रिश्ता गया, मैंने बोला कि चाचा आप देखिए ऐसा सा रिश्ता आया है और ये सही है कि नहीं। तो फिर चाचा जी ने देखा और कुंडली देखी, मिलाई, पता किया, जो भी किया उन्होंने, जब मुहर लगा दिया कि नहीं ये लड़का सही है, उसके बाद जाकर के मैंने इस शादी के लिए हामी भरी। और इस शादी के लिए बहुत ज्यादा, मैं बोलता तो लोग कहते हैं सेकेंड मैरिज में जब तक, पहली बात तो मैं सबसे क्लियर थिंग बताती हूँ, सेकेंड मैरिज मिडिल क्लास फैमिली में ना बहुत ही सादगी तरीके से होता है। शायद अगर उस टाइम में ब्लॉगर होती तो धूमधाम से शादी करती, या मैरिज हॉल से करती, या एक होटल से करते, या कुछ मतलब करते हम ताकि शो ऑफ हो सके। बट सेकेंड मैरिज इज अ रिस्क। कहते हैं ना कि वो भी रिस्क ही होता है, क्योंकि एक बार जो दूध का जला भी छाछ फूक फूक करके पीता है। प्लीज आप लोग मेरी राय से बता दीजिए कि कौन कौन मेरी राय से सहमत है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं इसकी शादी ऐसे नहीं हुई है तो फिर ये समाज में मान्यता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब इतनी तरह की बवाल, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, और दूसरे लोग मालिक बनते हैं। फिलहाल मेरे का कोई इसका नहीं मतलब है। दुनिया का 10 मुंह है, 10 तरह की बातें करें। जिनका जिंदगी इतना मैं जानती हूँ कि दूसरे की खुशी खुशहाल लाइफ पे वही सवाल उठाता है जिसकी खुद की जिंदगी गटर से बढ़ के होती है, जिसकी खुद को वो खुशियां नहीं मिली होती है, वो दूसरे की खुशी देख करके ना उसको कुछ ना कुछ को मीन में निकालना होता है। तो मैं बता दूं आपको कि मेरी शादी इसी माध्यम से हुई थी। बाद में पता चला कि जो मेरे हस्बैंड है वो रिलेटिव में ही है, मतलब हमारा कहते हैं रिश्ता निकल जाता है। तो मेरे हस्बैंड भी जायसवाल है,
मैं भी जायसवाल हूँ, हमारा कोई अदर कास्ट नहीं है, हम लोग सेम बिरादरी के हैं, सेम गोत्र के हैं। हमारे वहाँ गोत्र जब एक होता है तभी शादियाँ होती हैं। हमारी कुंडली में 34 के 34 गुण बैठे हुए थे। और उसके बाद से मैं देव हूँ, मेरे हस्बैंड मनुष्य हैं, गण में काफ़ी अच्छी नाड़ी बैठी थी हमारे बीच में। और हमारी शादी तब जाके हुई। दूसरी बात मैं बता दूं, शादी किस तरीके से हुई थी। शादी हमारी पूरी ऑफिशियल हुई थी, हमारा कोर्ट मैरिज हुआ था। और कोर्ट मैरिज के बाद कहते हैं ना कि सिंपल सा मैरिज होना, कोर्ट मैरिज हुआ था क्योंकि हम दोनों मेच्योर लेवल पे थे। मैं भी अपने पैर पे स्टैंड थी, मेरे हस्बैंड भी वेल सेटल्ड सर्विस में थे। तो हमारे बीच में ऐसी इमेच्योरिटी टाइप की नहीं थी कि हम बैंड बाजा बारात करें या जो भी करें। वो देखिए बच्चा था हमारे बीच में और हमें भी ये दूसरी जिंदगी काफी रिस्क वाली थी। इसलिए हमने कहा नहीं, जब तक हमारा कुछ भी 1 साल नहीं बीतेगा, क्योंकि इतना मैं डरी हुई थी ना, बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और इतने डरने के बाद तो मैं धूम धड़ाका करूं, फिर बाद में कोई दूसरा भी खराब निकल जाता तो फिर क्या करते। इसीलिए हमने बहुत सादगी तरीके से कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज में सिर्फ हमारे क्लोज के लोग आए हुए थे, जिसमें से मैं बोलूं कि हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। एक्चुअली मैं बताऊं, मैं अंदर से बहुत डरी थी। मैं अपनी फोटो लगा रही हूँ जिसमें मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि अंदर से कहते हैं ना वो नहीं होता है, डर लगता है। तो जब मुझे सिंदूर लगाए थे, वो ऑफिशियली मैरिज कोर्ट मैरिज ही हमारी जब हुई थी, तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझे सिंदूर लगाया ना, तो उस टाइम की फोटो मतलब आप देखिएगा मैं कितनी मासूम से, बहुत डरी हुई, मेरे चेहरे पे डरा हुआ फेस दिख रहा होगा आपको। तो ये सब चीज़ें इसके बाद से फिर ना क्या कहते हैं कि चीज़ें हुई। और शादी के बाद मैं 1 हफ्ते थी और 1 हफ्ते के बाद मैं घर चली गई, क्योंकि मेरा सारा कुछ वहीं पे था, मुझे सब कुछ सेटल डाउन करना था। सेटल डाउन होने के बाद जो है कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना था, तो वहाँ पे भी सब कुछ मेरा पूरा फैला हुआ था, विस्तार था, वो सब चीज़ों को समेटना धीरे धीरे करके, तो उस पर टाइम लगा मुझे यहाँ पे शिफ्ट होने में। तो शादी के मतलब कह सकते हैं कि 6-8 महीने लग गए थे मुझे शिफ्ट होने में, क्योंकि सारी चीज़ सेटल डाउन करनी थी। तो इस तरीके से हमारी शादी हुई है। और हमारी शादी में कोई बारात नहीं आया था, हमारी शादी में कोई बैंड बाजा नहीं बना था, मेरी शादी में कोई मैं पार्लर नहीं गई थी, मेरी शादी में कोई दुल्हन नहीं बनी थी, मेरी शादी में मैंने लहंगा नहीं पहना था, क्योंकि सारे शौक मेरे ऑलरेडी पूरे हो चुके थे। अब सवाल आता है कि मेरे हस्बैंड की क्या सेकंड मैरिज है। एग्जैक्टली मेरे हस्बैंड की भी सेकंड मैरिज है। और फर्स्ट मैरिज में भी इनके कुछ इश्यूज थे, जो इश्यूज मैं उनकी पर्सनल चीजें हैं, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। वो मेरा राइट नहीं बनता कि मैं उस पर्सनल चीज को डिस्क्लोज करूं यहाँ पे। उनके कुछ पर्सनल इश्यूज थे और जो भी हुआ वो हुआ दूंगी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का पर्सनल मैटर है। मैं उनसे नहीं कुरेदती। जब इन्होंने मेरे कभी जख्मों को नहीं कुरेदा, तो मैं इनके जख्मों को नहीं कुरेदूंगी। मेरी पर्सनल लाइफ में हमने क्या कुछ किया है, क्या कुछ फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किए हैं, क्या कुछ सेक्रीफाइस रिश्तों के लिए किया है, वो हमारा पर्सनल मैटर है, जिसको मैं नहीं बताना चाहती। दूसरी बात ये बताना चाहूंगी आपको, मेरे हस्बैंड कहती हूँ ना कि हे भगवान 7 जन्म में मुझे यही पति देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही मैं बोलूंगी। 7 जन्म में मुझे यही भगवान चाहिए, क्योंकि मुझे, और रही बात है मेरे पति के ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी करेगा, मैं बाध्य हूं उस पर कि मैं उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना चाहूंगी वो लूंगी। मेरे हस्बैंड सोशल मीडिया पे नहीं है, वो कभी कभी फैमिली ब्लॉगिंग में आते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यूट्यूबर हैं, उन पे कुछ भी बोला जाए, टीका टिप्पणी की जाए, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात बता दूं कि आप लोग बहुत दिनों से इस ब्लॉग का इंतजार कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसको डिस्क्लोज करते हैं और अब आगे की जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन इस बीच में भी बहुत सी चीजें हुई हैं जो कि मैंने क्या क्या हासिल किया, अब मैं वो आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आफ्टर मैरिज क्या क्या मैंने हासिल किया। तो एक लड़की जो दर दर की ठोकर खाई, बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारी चीजें झेली जिंदगी में, जब मेरी शादी हो गई, तो मेरी शादी के बाद से एक गोरखपुर में कंपटीशन हुआ था, तो मिसेस गोरखपुर का। उसके बाद से फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि देखिए ऐसा कुछ है और मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है और करो आप आगे, मैं साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ, जब ये मिसेस का है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली मैंने उसमें फर्स्ट था मेरा सुपर मॉम, जिसकी मैं विनर रही। सुपर मॉम की मैं विनर रही। मैं यहाँ पे फोटो अगर मिल गया तो लगा दूंगी और नहीं मिला तो माफ़ कीजिएगा आप लोग। तो सुपर मॉम की मैं विनर रही, गोरखपुर में हुआ था और इसके दैनिक जागरण, अमर उजाला इसके स्पॉन्सर थे। दूसरा हुआ था उसके अमर उजाला स्पॉन्सर थे। मैं मिसेस गोरखपुर चुनी गई। उसके बाद से फिर जो मेरा दूसरा पड़ाव शुरू होता है
जिस लड़की को इतना जलील किया गया, जिस लड़की को मरने तक मजबूर कर दिया गया, जिस लड़की को ज़िंदगी जीना हराम कर दिया गया था, उसने अपना नाम अपनी कहते पति के नाम से अपनी पहचान नहीं बनाई। मैंने अपनी पहचान खुद से बनाई। हाँ, बेशक पति का सपोर्ट था मेरे साथ। तो मैंने नेक्स्ट पड़ाव जब मैंने नेक्स्ट पड़ाव किया मिसेस नेचुरल ब्यूटी 2018, जो कि मिसेस यूपी के नाम से जाना जाता है, जो कि भी आ चुका है फिर से MNB। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और आप बिलीव करेगा पूरे यूपी से, हर शहर से सिर्फ 2 लोग आ रहे थे और 2 लोगों में से ऑडिशन में से 300 से 400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ऑडिशन के लिए, बट सिर्फ 2 ही क्वालिफाई हुए थे, जहाँ पे एक मैं थी और एक और लेडी थी। यहाँ पे मैं उसकी भी फोटो लगा रही हूँ। उसके बाद से हमने गोरखपुर को रिप्रेजेंट किया और पूरे स्टेट शहर से 2-2 कैंडिडेट्स आई थी जिनका आमना सामना टक्कर था। और जब मैं उस स्टेज पे गई थी तो लिटरली बता दूं, मैं बिल्कुल कांप गई थी कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गोरी चुट्टी, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी के लोग, काफ़ी अच्छी इंग्लिश फ्लुएंसी उनकी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो उन लोगों से मेरा सामना पड़ा। फर्स्ट डे जब मैं गई तो मैं बिल्कुल घबरा गई कि यार मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी, ये सब बहुत ज़्यादा, मैं तो बिल्कुल फर्स्ट डे ही हार जाऊंगी। तो कहते हैं ना कि यार जब मन में जज्बा होता है, आपको पता है मैं बहुत जिद्दी हूँ, जो चीज़ ठान लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, ये इनका टैलेंट है ना, मेरे टैलेंट मेरे पास है, मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छा वॉक करते हैं। जब मैं वहाँ पे गई, मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं फाइनली लखनऊ के रमाडा में हमें रोका गया और वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पॉन्सर, काफ़ी सिक्योरिटी के साथ, काफ़ी फीमेल सिक्योरिटी के साथ हमें वहाँ पे स्टे कराया गया था। हमारे साथ बॉडीगार्ड थे, हमारे साथ बहुत सारी सुविधाएं थी। उसके बाद से हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। मैं दिन में जब भी हमारे कोरियोग्राफर हमारा वो करते रहते, ट्रेनिंग देते रहते, तो उस टाइम क्या होता था कि मैं बिल्कुल नॉर्मली करती, लेकिन रात में जब मैं रूम में आती तो मैं रात को उठ के प्रैक्टिस किया करती थी अकेले। तो ये काफ़ी संघर्ष था, क्योंकि मुझे कुछ कर गुजरने का जुनून सवार था मेरे सर पे कि मुझे कुछ कर गुजरना है, मुझे इस ज़िंदगी को ऐसे ही ज़ाया नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में थी, मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी पहचान बनानी है। और उन इतने लोगों में से फाइनली वो दिन आया जब ग्रैंड फिनाले हुआ, और ग्रैंड फिनाले में मैंने गोरखपुर का परचम लहराया, और जिसकी फोटो भी मैं यहाँ पे लगाती हूँ, मैंने कई बार लिखाया भी है, ये गोरखपुर का परचम लहराया मैंने। और कई सारी मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, दैनिक जागरण ने मुझे स्पॉन्सर्ड किया, गोदरेज ने स्पॉन्सर्ड किया, विमल साड़ी ने किया, सेंको ज्वेलरी ने किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे किया, सबके गिफ्ट्स मुझे मिले। और मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही अमेजिंग सा था। मुझसे एक सवाल किया गया था, जो कि उस समय क्या नाम था उनका, अदिति अग्निहोत्री थी और 2-3 और बॉलीवुड हीरोइन थी, और साथ में अमन वर्मा थे। तो अमन वर्मा ने मुझसे सवाल किया कि मैं उसका शॉर्ट्स वीडियो डालूंगी, आप देख लेना एक बार, मैं शॉर्ट्स में उसको इंक्लूड करूंगी, आप जाके जरूर देखना, मैं लिंक में भी डाल दूंगी उसमें। तो उन्होंने पूछा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व कौन रखता है, आप किसको सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। तो मैंने सिंपल सा मेरा आंसर था कि सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ तो मेरे पति हैं, क्योंकि माँ बाप का अपना एक दौरा था, उन्होंने शादी किया, ब्याह किया, हटा दिया। दूसरा मतलब पड़ाव पे गई तो उससे बिल्कुल साथ नहीं दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन मेरे हस्बैंड जब अच्छा होता है ना, तो इंसान सब कुछ पार कर जाता है। तो मैं आज मेरे हस्बैंड की वजह से आज यहाँ पे हूँ, और मैं अपने हस्बैंड को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ तक कि बच्चों का भी अपना अपना लाइफ है, बच्चे एक टाइम पे साथ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन पति ही वो ऐसा चीज़ है ना कि ज़िंदगी भर साथ निभाता है। और इस जवाब को काफ़ी सराहा गया। अमन वर्मा ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि टोटली बल्कि क्लीन चिट दे दिया था उन्होंने। फिर यहाँ से मेरा दौर शुरू होता है। फिर मैं सुपर मॉम की विनर बनी, मिसेस यूपी बनी, मिसेस नोएडा बनी, मिसेस दिल्ली बनी, और बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। एज अ जूरी में कई शोज़ में, इवेंट्स में गई हूँ, कई सारे मुझे मैं सारे फोटोज़ यहाँ पे लगा रही हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे अवार्ड्स मिले। तो अवार्ड्स खरीदे नहीं जाते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं कई। और मैंने टीवी रियलिटी शोज़ भी किए, उसके बाद से मुझे बुलाया गया। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत छोटा सा है, संघर्ष करते रहिए, ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके बाद से आए दिन मैंने बहुत सारा काम किया जिसको मैं यहाँ पे नहीं लगा सकती, इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि मैं एक साथ बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर सकती। तो ये मेरी ज़िंदगी का पड़ाव था। कभी कुछ शेयर करूँगी कि हाँ मेरी ज़िंदगी में और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो बेशक मुझे लगता होगा कि आज आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और मैं एक सफल, मैं कहती हूँ ना कि एक अभी कह सकते हैं स्टैंड प्रेजेंट टाइम है, तो मैं एक सफल वर्किंग वूमेन हूँ। और मेरे जो बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा पति, मेरा परिवार मेरी जान है, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। आज मैं पूरी तरीके से टोटली क्लियर कर चुकी हूँ। अब मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ आपसे ब्लॉगिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट नहीं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से, सी यू सून।